हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 7.6 एक्सरसाइज। तो हमने उसमें पढ़ा था रोले प्रमेय के बारे में। रोले प्रमेय का कथन है कि यदि कोई एक वास्तविक फलन f(x) समवर्त अंतराल, कोई अंतराल दिया होगा, वो किस प्रकार का होगा? समवर्त अंतराल होगा, यानी क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है कि a से लेकर b तक की वैल्यू और उसमें a और b भी सम्मिलित है। एक वास्तविक फलन है f(x), इसका मतलब है कि इस अंतराल से कोई भी वैल्यू यदि हम f(x) के अंदर रखते हैं तो उसका हमेशा एक रियल नंबर आता है, एक वास्तविक मान आता है। तब हम इसको कहते हैं कि ये एक वास्तविक फलन है। वो इस प्रकार परिभाषित होगा, अंतराल में इस प्रकार परिभाषित होगा कि उसकी टर्म है नंबर 1 कि वो एक समवर्त अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। मतलब इस फंक्शन में f(x) में कोई भी वैल्यू इस अंतराल की रखें तो जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ही डिसकंटिन्यू नहीं बनता, मतलब कहीं पर भी नहीं टूटता, एक लगातार या सतत वक्र बनता है। किसी भी प्रकार से बनता हो, इस प्रकार से कहीं पर भी उसका छेदन नहीं होता, इस प्रकार से होता है। कहने का मतलब है ये वक्र इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से नहीं हो सकता, यानी कहीं पर टूटे ना, तो वो फंक्शन कहलाता है सतत। यानी a और b के बीच की वैल्यू और a और b भी सम्मिलित है, तो यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ खींचें तो वो कहीं पर भी असतत नहीं होगा, सतत होगा, कहीं पर भी नहीं कटेगा। तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन है वो सतत फंक्शन है। नंबर 2, विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल का मतलब होता है कि a से लेकर b तक के सारे मान इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन a और b सम्मिलित नहीं होता। इस अंतराल में वो अवकलनीय है। इस अंतराल में क्या होगा? अवकलनीय होगा। अवकलनीय का मतलब ये होता है कि एक तो हम इस फंक्शन का जो ग्राफ खींचेंगे a और b लेकर, यानी a से b तक ग्राफ खींचेंगे तो a और b के बीच प्रत्येक बिंदु पर इसकी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। दूसरी बात ये होता है, हम इस फंक्शन में a से लेकर b तक की कोई भी वैल्यू रखें तो ये कभी भी काल्पनिक नहीं होता, इसका मान हमेशा एक वास्तविक नंबर आता है और एक अद्वितीय मान होता है। तब हम कहते हैं इसको ये अवकलनीय है। अवकलनीय के लिए क्या करते हैं? हम इसका पहले फंक्शन का अवकलन कर देते हैं, फिर a से लेकर b के बीच की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रख देते हैं। रखने पर हमेशा एक अद्वितीय और वास्तविक मान आता है। तब हम कह देते हैं कि ये फंक्शन क्या है? अवकलनीय होता है। नंबर 3, अंतराल। इस अंतराल पर a और b पर इस फंक्शन के मान हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी फंक्शन का a पर मान, फंक्शन का b पर मान, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। यदि ये तीनों टर्म संतुष्ट होती है तब हम कहते हैं कि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। यदि ये तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, मतलब इस अंतराल में सतत है, इस अंतराल में अवकलनीय है और ये a और b पर इनके फंक्शन के मान क्या है? बराबर है। तब एक विवर्त अंतराल a b में, एक विवर्त अंतराल है ये, तो विवर्त अंतराल a b में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि उस बिंदु पर उसके अवकलज का मान 0 के बराबर होता है। उस बिंदु पर, यानी कोई बिंदु है, वो एक बिंदु C है, उस पर क्या होगा कि उसके अवकलज का मान क्या होगा? 0 होगा। ये है रोले प्रमेय का कथन। और ये जो C है वो बिलोंग करता है इसके विवर्त अंतराल a b में, मतलब a और b के बीच की कोई वैल्यू C का मान होगा। ये है रोले प्रमेय का कथन और रोले प्रमेय। तो रोले प्रमेय में हमें प्रत्येक क्वेश्चन में यही बताना है कि पहली टर्म इसकी होनी चाहिए कि सतत है। हमें पता है कि बहुपदीय फलन होते हैं, चरघातांकी फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। दूसरा, a b में अवकलनीय है, इस बिंदु पर हम अवकलनीय देखते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं
और हम ये देखते हैं कि ए और बी पर उस बिंदु पर फलन क्या अवकलन है, यानी उसका अद्वितीय मान है, परिमित मान है। तो करने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन का पहले अवकलन कर देते हैं, उस पर ए और बी के बीच की कोई वैल्यू रख देते हैं। यदि वो कोई वास्तविक मान के अलावा कोई काल्पनिक मान देता है तब तो हम कह देते हैं ये अवकलनीय नहीं है। यदि कोई वास्तविक मान देता है तब हम कह देते हैं कि वो अवकलनीय है। और तीसरी कंडीशन है एफ ए बराबर है एफ बी, यानी फंक्शन का ए पर मान, फंक्शन का बी पर मान ये क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब हम कह देते हैं कि उनमें कम से कम एक बिंदु सी होगा जिस पर एफ डैश सी यानी इसके अवकलज का मान क्या होगा, 0 होगा। हम इसका ज्यामितीय अर्थ पढ़ चुके हैं। अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं कि क्या रोले प्रमेय को सिद्ध करें, तो किस प्रकार से करें। हमने इसका पहला क्वेश्चन तो कर लिया था। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि fx इज इक्वल टू x माइनस ए की घात n x माइनस बी की घात n और x बिलोंग टू ए बी, यानी जो समवर्त अंतराल दिया है वो a b दिया है। जो हमें समवर्त अंतराल दिया है वो क्या दिया है, a b दिया है। और m n बिलोंग किससे कर रहे हैं, n से कर रहा है, मतलब m और n का मान एक प्राकृत संख्या है। हम हल करते हैं। रोले प्रमेय के लिए हम क्या देखते हैं, नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो हमें पता है ये एक बहुपदीय फलन है, मतलब यहाँ पर x की कोई घात आएगी, x की कोई घात है, इसका मतलब x की घात वाले क्या होते हैं, बहुपदीय फंक्शन होते हैं। तो बहुपदीय फंक्शन सतत होते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, स्पष्ट है कि, यहाँ से इस प्रकार लिख दीजिए, स्पष्ट है कि यह एक बहुपदीय फंक्शन है और बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अतः फलन सतत है, या ये लिख सकते हैं अतः फलन ए बी अंतराल में सतत है। नंबर 2 हम चेक करते हैं कि अवकलनीय है ये फंक्शन। तो नंबर 1 में तो हम हमेशा यही लिखेंगे कि ये बहुपदीय फलन है, या ये त्रिकोणमितीय फलन है, या ये चरघातांकी फलन है, या लघुगणकीय फलन होते हैं जो प्रत्येक बिंदु पे क्या होते हैं, सतत होते हैं, x इज इक्वल टू 0 के अलावा। हमने लिख दिया कि ये बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलन सतत होते हैं, अतः ये जो फंक्शन है वो ए बी अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। इसके बाद में नंबर 2 हम करते हैं अवकलनीय। हम क्या करते हैं, अतः इसका अपडेट x निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। जब हमने इसका अवकलन किया तो हमें पता है ये u इंटू वी के फॉर्मूले से होगा, यानी पहला वैसा x माइनस ए की घात वैसी वैसी, दूसरे का अवकलन तो ये हो गया n x माइनस बी n माइनस 1 प्लस दूसरा वैसा x माइनस बी की घात n, पहले का अवकलन तो घात आगे m x माइनस ए और घात को 1 कम कर दें तो m माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस ए की घात m इंटू n x माइनस बी की घात n माइनस 1 प्लस x माइनस बी की घात n इंटू m x माइनस ए m माइनस 1। तो हमने जब इसका अवकलन किया तब हम देखते हैं कि ये फंक्शन है वो विवर्त अंतराल में, मतलब इस अंतराल में क्या अपना वास्तविक मान दे रहा है। तो हमें पता है कि यदि हम a और b की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये कभी भी काल्पनिक नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि फलन अंतराल a b में, यानी ये विवर्त अंतराल है, यानी अंतराल a b में अद्वितीय और परिमित रूप से विद्यमान है, यानी इसका मान सीमित है और अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसका एक ही मान आता है, प्रत्येक बिंदु पर अपना अपना एक ही मान आता है, और परिमित रूप से विद्यमान है इसका मतलब ये अनंत मान नहीं देता, ठीक है ना, मतलब इनके बीच में स्पेसिफाइंग मान देता है। तो स्पष्ट है कि फलन है वो अंतराल ए बी में तो अद्वितीय है और परिमित रूप से विद्यमान है। अतः
हम लिख देते हैं अतः फलन अंतराल ए बी में अवकलनीय है। नंबर 3, रोले प्रमेय का तीसरा स्टेप है कि क्या जो हमें विवर्त यानी समवर्त अंतराल दिया है ए और बी, क्या इन पर इनके मान इक्वल हैं। तो देख लेते हैं। x बराबर a पर एफ ए रख लेते हैं, यहाँ पर एफ ए रख लेते हैं तो इसकी वैल्यू होगी a माइनस ए इसकी घात m, a माइनस बी इसकी घात n। हमें पता है a माइनस ए कितना होता है 0, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो वो हमेशा कितना मान देता है, हमेशा 0 ही देता है। इसी प्रकार x बराबर b पर एफ बी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो अब b की हो जाएगी ये b माइनस ए और इसकी जगह रख दिया b माइनस बी, इसकी घात कितनी m है और इसकी घात n। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू कोई भी संख्या से गुणा करें तो हमेशा कितना आता है, 0 ही आता है। अतः हम कह सकते हैं कि एफ ए बराबर है एफ बी। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे कि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः अब आगे के स्टेप में लिखेंगे हम, यदि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि, ठीक है, तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः कम से कम एक बिंदु सी बिलोंग करेगा किससे, ए बी में, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पर फंक्शन में x है वहां पे c रखेंगे और उसका अवकलन कर देंगे। अवकलन हमने इसका किया था तो ये क्या था, x m, x की जगह क्या रखना है, c रखना है, तो c माइनस ए m माइनस 1, दूसरा c माइनस बी की घात n प्लस m वाला हो गया तो c माइनस ए m, घात आगे लेके आएंगे, ए घात कम कर देंगे, n माइनस ए इज इक्वल टू क्या देगा, 0। ये आ गया। अब इस टर्म को हम हल करते हैं, हल करके यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हल किया, तो ये बन गया m, इसका मतलब हो गया c माइनस ए की घात m, और इसका मतलब इसकी घात माइनस 1, माइनस 1 का मतलब होता है बट्टे में प्लस की, और ये हो गया c माइनस बी की घात n प्लस ये हो गया c माइनस ए की घात m इंटू में n, इसका मतलब हो गया c माइनस बी की घात n, और बट्टे में क्या हो गया, ये माइनस है तो प्लस के आगे c माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है c की माइनस ए की घात m, c माइनस बी की घात n, c माइनस ए की घात m, c माइनस बी की घात n इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया c माइनस ए की घात m, c माइनस बी की घात n, हमारे पास यहाँ से बच गया m अपॉन c माइनस ए प्लस यहाँ से हमारे पास बच गया n c माइनस बी और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये टर्म हमारे पास क्या है, गुणा में, तो ये गुणा में है तो इधर आके भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो हमेशा इज इक्वल टू क्या आता है, 0 ही आता है। तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m c माइनस ए प्लस n c माइनस बी इज इक्वल टू 0। लघुत्तम लेके हल करते हैं, लघुत्तम आ गया c माइनस ए c माइनस बी, हल करें तो c माइनस ए, तो ये बच गया c माइनस बी, इसका गुणा इसके साथ, तो हम c माइनस बी प्लस c माइनस बी का भाग दिया c माइनस ए, n का गुणा c माइनस ए के साथ इज इक्वल टू क्या है, 0। और हल कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन है आपकी, कैलकुलेशन करते जाइए। इसको हल करें तो
m का गुणा c के साथ, तो ये आ गया m c माइनस m b प्लस n का गुणा c के साथ n c माइनस n a अपॉन में क्या है c माइनस a c माइनस b इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म भाग में है तो गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बराबर हम कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया, m प्लस n माइनस एम बी माइनस एन ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भाग में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा सी एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर के प्लस का, तो एन एम बी प्लस का एन ए, सी की वैल्यू आ जाएगी एम बी प्लस का एन ए अपॉन एम प्लस एन, तो हमारे पास सी इज इक्वल टू आ गया कितना एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन की वैल्यू। और ये बिलोंग करता है किससे, ये बिलोंग करता है ए और बी के बीच में, ये बिलोंग करता है किससे, ए और बी, क्योंकि यहाँ पे विवर्त अंतराल से बिलोंग करता है ये सी। ए कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि विवर्त अंतराल में सी की वैल्यू एग्जिस्ट होगी, तो ये सी बराबर आता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, जो बिलोंग करेगा ए बी से। कैसे बिलोंग करता है, क्योंकि हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि यदि कोई दो बिंदु दिए हमें, एक ए है एक बी है, तो कोई बिंदु हमें यहाँ पे मान लो कि दिया है सी है, और इसको ये एम अनुपात एन में विभाजित करता है, ये ए और बी है रेखाखंड है, उसको सी बिंदु एम और एन अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बिंदु क्या होता है, सेम टू सेम वही कंडीशन होती है, इसके निर्देशांक आ देंगे, यानी कि बिंदु लेके चलें तो ये आ जाता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। इसका मतलब क्या है, ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। अंतर विभाजन ये कहता है कि दो बिंदुओं के मध्य कहीं पर कोई रेखा को विभाजित करें तब अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी दो बिंदुओं के मध्य कोई बिंदु उपस्थित हो या विद्यमान हो, उस बिंदु के निर्देशांक अंतर विभाजन फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये सी बिंदु है वो एक अंतर विभाजन का फॉर्मूला है, और वो किसके अंदर विद्यमान है, वो ए और बी के बीच में विद्यमान है। इसका मतलब रोले प्रमेय संतुष्ट होती है। तो हम नीचे लिख देते हैं, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। समझ में आया? तो पहले टर्म में आपको सतत बताना है, तो बहुपदीय फलन है तो लिख देंगे कि बहुपदीय फलन है वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। चर घातांकी फंक्शन है तो बता देंगे चर घातांकी फंक्शन है वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। यहाँ पर मेरे सतत कहने का मतलब है, यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं ना तो ये हमेशा ही लगातार चलता है, यानी एक फंक्शन सतत वो होता है यदि उसका ग्राफ खींचें तो वो कहीं पर न कटे। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन सतत होता है यदि उसका ग्राफ खींचें और वहां पर हमें पेन उठाने की आवश्यकता न पड़े तो वो वक्र होता है, वो सतत वक्र होता है। जैसे मैंने यहाँ से ग्राफ खींचा है, अब मैंने यहाँ से पेन नहीं उठाया तो इसका मतलब ये सतत वक्र है। यदि मैंने ग्राफ खींचा, यहाँ से पेन उठा दिया, यहाँ से इस प्रकार से खींच दिया, इसका मतलब ये यहाँ पे कट गया, तो ये सतत नहीं है। ठीक है, सतत वो होता है जहाँ से ग्राफ खींचे और हमें पेन ना उठाना पड़े उस ग्राफ को खींचे, तो वो हमेशा ही एक सतत वक्र होता है। ठीक है, तो चरघातांकी हुए, त्रिकोणमितीय फंक्शन हुए, बहुपदीय फंक्शन हुए, ये सारे के सारे सतत होते हैं। और रोले प्रमेय के अंदर सिर्फ आपको ये बात ही बतानी है कि बहुपदीय फंक्शन है सतत है, चरघातांकी फंक्शन है सतत है, और कोई भी फंक्शन है सतत है। ठीक है ना, क्योंकि जब हम 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से सतत है और कौन से सतत नहीं है, क्योंकि वो है ही है सतत और अवकलनीय पे। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है, हमें दिया गया है कि f(x) बराबर x का मापांक और x बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक। तो हमें पता है रोले प्रमेय के अनुसार प्रथम जो कंडीशन होती है उसके लिए हमें बताना पड़ता है कि सतत है या नहीं है। तो ये दिया गया फंक्शन एक मापांक फंक्शन है और मापांक फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। दिया गया फलन मापांक फलन है और मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। मापांक फलन और मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अतः फलन f(x) अंतराल -1 a के मध्य सतत है। इस प्रकार की बातें यानी प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी है कि वो कौन सा फलन है और कौन सा फलन होता है क्या सतत, हमने बता दिया होता है, तो इस बिंदु पे ये क्या है, सतत है। नंबर 2 पे हमें लिखना होता है क्या ये अवकलनीय है, तो ये मापांक फलन है, तो हम ये देखते हैं ये किस बिंदु पर 0 है। ये मापांक फलन क्या मान रखें, x का मान कि इसका मान 0 आ जाए, तो इसका मतलब सीधा सा है कि x का मान 0 रखेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मापांक फलन जिस पर मापांक 0 होता है उस बिंदु पर कभी भी अवकलनीय नहीं होता। अतः इसमें लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अतः फंक्शन f(x) विवर्त अंतराल -1 के मध्य 1 में अवकलनीय नहीं है। हमें बता दिया कि इस अंतराल में ये अवकलनीय नहीं। तो इसमें रोले प्रमेय का यदि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यानी तीनों में से एक कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तब हम लिख देते हैं रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होते। अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होता। बस ये आपका क्वेश्चन। तो इसमें आपको करना क्या है, हमें पता है कि ये हमें मापांक फंक्शन दिया था और मापांक फंक्शन क्या है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता। यदि रोले प्रमेय के अंदर तीनों कथनों में से यदि एक भी कथन सत्य नहीं है तो इसका मतलब इनके प्रतिबंध संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और जब तक प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होंगे तो c का मान a और b विवर्त अंतराल के बीच में कभी नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है, अतः रोले प्रमेय का सत्यापन नहीं होता। देखिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है कोई फंक्शन दिया है f(x) = x² + 2x - a और x बिलोंग कर रहा है -4 से 2 तक। इसका मतलब क्या, दिया गया फंक्शन हमें बहुपदीय फंक्शन है, तो नंबर 1 लिखते हैं। स्पष्ट है कि या आप दिया गया फंक्शन ये लिख सकते हो, दिया गया फलन बहुपदीय फलन है जो अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। एक दिया गया फंक्शन क्या है, बहुपदीय फंक्शन है और अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अतः फलन f(x) समवर्त अंतराल -4 2 पर सतत है या में सतत है, एक ही बात। तो प्रत्येक बिंदु पर सतत है, फलन f(x) समवर्त अंतराल -4 2 पर सतत है। नंबर 2 इसकी कंडीशन है अवकलनीय के लिए। हम क्या करते हैं, f(x) करते हैं। फलन f(x) इसका अवकलन करें तो आएगा 2x + 2। इसका अवकलन करें तो आता है f(x) = 2x + 2। स्पष्ट है कि यहां पर लिख दीजिए, स्पष्ट है कि f(x) विवर्त अंतराल क्या -4 2 के प्रत्येक बिंदु पर
अद्वितीय व परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अतः फलन f(x) विवर्त अंतराल -4 में अवकलनीय है। इस अंतराल में क्या है, ये अवकलनीय है। अब हम इसकी तीसरी स्टेप करते हैं, नंबर 3, x बराबर -4 पर, तो f-4 इसमें रख देते हैं -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 माइनस के 8। हल करें तो -4 का स्क्वायर 16, 4 2 8 -8 16 16 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार x बराबर इसका दूसरा बिंदु कितना है 2, तो दूसरे बिंदु 2 पर चेक करते हैं। f a बराबर f p चेक करने के लिए जो अंतराल दिया है उसके ये बिंदु लेते हैं दोनों, x बराबर 2 पर, तो यहाँ पे f 2 पर, तो x की वैल्यू रख दें 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 माइनस के 8, तो ये हो गया 8 - 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है f -4 इज इक्वल टू f2। ये क्या है, बराबर। जब एक नंबर आ गया कि वो सतत है, नंबर 2 आ गया कि वो अवकलनीय है, नंबर 3 आ गया कि f a बराबर f b है, तब हम क्या कहते हैं कि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो हम लिखते हैं रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। जब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब हम लिखते हैं कि कम से कम विवर्त अंतराल क्या है, -4 2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि ये बात लिखनी है। यदि आप पहले लिख देते हो कि विवर्त अंतराल -4 2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि आगे हम लिख देते हैं f' C इज इक्वल टू 0। यदि आप ये टर्म नहीं लिखते हो, विवर्त अंतराल नहीं लिखते हो, तो यहाँ से काट दीजिए कम से कम, तो कम से कम एक बिंदु C, यहाँ पे आप लगाइए बिलोंग, और बिलोंग लगाने के बाद में आप लिखिए विवर्त अंतराल। तो एक ही बात है, इस प्रकार लिख दीजिए चाहे उस प्रकार से लिख दीजिए। तो विवर्त अंतराल -4 2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस बिंदु पर उसका जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अवकलन कर देते हैं और वहां पे क्या रख लेते हैं, C रख लेते हैं, तो 2C प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2C इज इक्वल टू माइनस के 2 और C इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1, जो बिलोंग करता है किससे, -4 और 2 के मध्य। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है।